आज का मेरा लेक्चर चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट फिजिक्स साउंड वेव्स के टॉपिक से रिलेटेड है। इस टॉपिक के अंदर एमसीक्यूज काफी ज्यादा एमसीक्यूज हैं। ऑलमोस्ट 50 एमसीक्यूज हैं। उन 50 एमसीक्यूज को दो पार्ट्स में इंशाल्लाह लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट पार्ट मेरा एमसीक्यू नंबर 1 से लेकर 25 तक होगा और सेकंड पार्ट फिर एमसीक्यू नंबर 26 से लेकर टिल 50 एमसीक्यू तक होगा। एमसीक्यू नंबर 1 से अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट का। एमसीक्यू नंबर 1 में आपसे कहा, अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज जनरेटेड इन अ लॉन्ग स्टील रॉड बाय पीरियोडिकली स्ट्रोकिंग इट वन एंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसकी बात करनी जो ट्रू नहीं है, मतलब जो गलत है। द वेवलेंथ ऑफ द वेव डिपेंड्स अपॉन, मतलब वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है, गलत ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अच्छा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव की अगर मैं बात करूं तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में पढ़ा है कि साउंड वेव इज अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। मतलब आपकी जो साउंड वेव है बेटा, ये साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव के तौर पे एक्ट करती है। अच्छा जी सर, अब साउंड वेव के आप लोग फॉर्मूले पढ़ कर आए हो। स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला आप लोग ने पढ़ा है, v इज इक्वल टू वाई अपॉन रॉ। वाई का मतलब है यहाँ यंग मॉड्यूलस, और रॉ का मतलब है यहाँ पे कौन, डेंसिटी। यानी स्पीड ऑफ साउंड यंग मॉड्यूलस पे भी डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ साउंड डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है। अच्छा जी सर, ये बात हो गई स्पीड ऑफ साउंड। जैसे अच्छा, वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो आप तमाम लोग फॉर्मूला पढ़ कर आए हो, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ा। अगर आपकी वेलोसिटी चेंज होगी तो आपकी कौन चेंज होगी, वेवलेंथ भी चेंज होगी। तो ये बात भी समझ में आती है सर, ये बात भी क्लियर होती है हमें कि अगर आप चेंज करेंगे वेलोसिटी को तो हमारे पास जो चीज चेंज होगी वो कौन है, वेवलेंथ चेंज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब जिस चीज पे डिपेंड नहीं करी वो बात देखनी है। आप देखो, आपकी जो फ्रिक्वेंसी है बेटा, वेलोसिटी चेंज होने से फ्रिक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं रहता। फ्रिक्वेंसी जो है वो फ्रिक्वेंसी क्या रहती है आपकी, आपकी जो बेटा फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी, देखो दो चीजों का रिलेशन होता है तो एक चीज कांस्टेंट होती है। तो जिस चीज पे डिपेंड नहीं करेगी वो है मेरे पास फ्रिक्वेंसी। यानी वेवलेंथ जिस चीज पे डिपेंड नहीं करेगी वो मेरे पास क्या है, फ्रिक्वेंसी है। तो ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू नंबर 1 थोड़ा सा ट्रिकी एमसीक्यू, तो एमसीक्यू नंबर 1 के बाद आसान एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 2 से ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे कहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द साउंड वेव, इसमें से वो सेलेक्ट कीजिए जो ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या कहा, साउंड वेव ट्रेवल फास्टर इन स्टील देन वाटर। आपकी जो साउंड वेव है वो फास्टर ट्रेवल करती है स्टील में देन वाटर। तो ये बात याद रखिएगा। स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा बेटा सॉलिड्स के अंदर होती है, लिक्विड्स के अंदर उससे कम होती है, और गैसेस में सबसे कम होती है। यानी अगर मैं आपसे बात करूं स्पीड ऑफ साउंड, मैं लिख देता हूँ आपके सामने ताकि आपको आइंदा के लिए याद रहे। स्पीड ऑफ साउंड बेटा सबसे ज्यादा सॉलिड्स के अंदर, क्यों, क्योंकि सॉलिड के एटम्स करीब करीब होते हैं, लिक्विड के एटम्स थोड़े दूर दूर होते हैं, गैसेस के एटम्स और ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड्स में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम किस में होगी, गैसेस में होगी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही है कि फास्टर होगी स्टील में। साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, तो ये तो एमसीक्यू नंबर 1 में ही आपको पढ़ा कर आ गया कि साउंड जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ये भी सही है। तीसरा लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, ये भी आप बात पढ़कर आए हो क्योंकि आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ना, v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम। आपका जो बेटा स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला है, इस स्पीड ऑफ साउंड के फॉर्मूले में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो उसका टेम्परेचर से रिलेशन डायरेक्ट है, यानी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट टी। तो ये बात भी गलत, सही लिखी है बिल्कुल कि स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब तीनों ही बातें हमें सही नजर आ रही है, यानी कोई भी गलत नहीं है। तो आप करेक्ट जवाब क्या लगा दोगे, ऑल आर करेक्ट जवाब लगा दोगे, यानी कोई गलत है ही नहीं, सारी ही बातें इसने सही की हुई है। तो एमसीक्यू नंबर 2 का करेक्ट जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू नंबर 3 में आपसे कहा, अ साउंड जनरेटर प्लेस अंडर वाटर हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 580 हर्ट्ज। आपको फ्रीक्वेंसी दे रहा है 580 हर्ट्ज, मैंने लिखा एफ इज इक्वल टू 580 हर्ट्ज। इट प्रोड्यूस वेव ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब लैम्डा दे रहा है, लैम्डा मुझे मिला, लैम्डा इज इक्वल टू 2.5 मीटर। आपसे बोल रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी निकाल के दिखा दीजिए। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला पड़ा है ना, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बेटा एफ की जगह पे आ जाएगा 580 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 580 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 1450, और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1450 मीटर पर सेकंड। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद एमसीक्यू नंबर 4, स्वीटनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन डैश। अब एमसीक्यू पढ़ के जो करेक्ट जवाब यहाँ पे होना चाहिए, देखो दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक कहलाती है स्वीटनेस और एक कहलाती है लाउडनेस। जितनी ज्यादा लाउडनेस होगी, यानी आवाज में तेजी होगी, उतनी कम स्वीटनेस होगी। मतलब ऐसी बात है, उतनी कम अच्छी आवाज होगी जितना ज्यादा आप लाउड बोलोगे।
तो उतनी नरमी आवाज में नहीं आएगी। तो आपकी जो स्वीटनेस है बेटा, ये स्वीटनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड मतलब आपका साउंड आप चीख चीख के बोल रहे हो, आपका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब आपकी लाउडनेस ज्यादा है, स्वीटनेस कम है। और आप बहुत ठहर ठहर के बोल रहे हैं, इसका मतलब आपका एम्पलीट्यूड कम है। एम्पलीट्यूड कहलाता है ये जो मैक्सिमम ऊपर तक पॉइंट तक जो जा रहा है, मैक्सिमम पॉइंट तक, ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। अगर आपका एम्पलीट्यूड कम है यानी आप आहिस्ता आहिस्ता कम आवाज में बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी स्वीटनेस ज्यादा है। तो स्वीटनेस जो डिपेंड करती है बेटा वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो एमसीक्यू नंबर 4 का आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 4 पढ़ने के बाद एमसीक्यू नंबर 5 देखेंगे। एमसीक्यू नंबर 5 में आपसे कहा the distance traveled by sound in 0.1 second in air at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू होती है ना, वो वैल्यू होती है मेरे पास 332 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वैल्यू है, यानी वो कितने मीटर कवर करेगा, 332 मीटर कवर करेगा एक सेकंड के अंदर। अब उसने एक सेकंड थोड़ी बोला, उसने बोला 0.1 सेकंड। देखो एक सेकंड में वो 332 कवर कर रहा है, आपसे 0.1 सेकंड की बात कर रहा है। अब 0.1 सेकंड में मालूम करने के लिए, अब 0.1 का मतलब होता है बेटा 1/10, यही मतलब होता है ना। 0.1 यानी 1 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो 0.1 आएगा। तो आप अपने आंसर को 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से ये देखो 332 मल्टीप्लाई बाय 1/10, 1/10 करके देखो तो आंसर आएगा आंसर आ जाएगा 33.2। अब 33.2 का मतलब अब करेक्ट आंसर आपको कितना दिख रहा है, 32 मीटर, यानी 33.2 मीटर कवर करेगा। अब जो राउंड ऑफ करके जो आंसर आपको नजर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद एमसीक्यू नंबर 6, थ्रू विच मीडियम साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टर। तो बेटा आप तमाम लोगों ने स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला पढ़ा है, v इज इक्वल टू गामा आर टी अपॉन कैपिटल एम। स्पीड ऑफ साउंड का मॉलिक्यूलर मास से आपस में रिलेशन इनवर्स है। हमें वो चाहिए जिसकी स्पीड फास्टर है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो अब आप एक बात पे गौर करो, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, यानी वेलोसिटी ज्यादा, इसका मतलब उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कम होगा। यानी जिसकी स्पीड ज्यादा, उसका मॉलिक्यूलर मास कम होना चाहिए। अब सबसे कम मॉलिक्यूलर मास किसका है, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 44, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 2 और वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18। तो सबसे कम मॉलिक्यूलर मास किसका आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर सबसे कम मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का आ रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्पीड भी हाइड्रोजन में होगी, क्योंकि जिसका मॉलिक्यूलर मास कम उसकी स्पीड ज्यादा। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद एमसीक्यू नंबर 7, इस न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम इज डैश। तो बेटा ये फॉर्मूला मैं आपको ऊपर भी लिख के दिखा के आया था, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा फॉर्मूला लिखा हुआ, v इज इक्वल टू वाई अपॉन रॉ करके मैंने लिखा हुआ है। अच्छा वाई यंग मॉड्यूलस, इलास्टिसिटी यंग मॉड्यूलस के बराबर होता है, तो आप वाई अपॉन रॉ लिखो या ई अपॉन रॉ लिखो, एक ही बात होगी। चाहे तो आप ऐसे लिखो ई अपॉन रॉ, या फिर आप लिखो वाई अपॉन रॉ। क्योंकि जब सॉलिड्स की बात करता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, नोट्स के अंदर लिखा हुआ भी है। अगर सॉलिड्स की बात करेगा तो आपका जो बेटा ई होता है, ये ई बराबर हो जाता है किसके, वाई के बराबर हो जाता है, यानी इलास्टिसिटी बराबर हो जाता है यंग मॉड्यूलस के। तो अब आप करेक्ट जवाब इसे लगा सकते हो। कौन सा फॉर्मूला आपको करेक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर करेक्ट जवाब जो मुझे नजर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी v इज इक्वल टू अंडर रूट ई अपॉन। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद एमसीक्यू नंबर 8, न्यूटन अज्यूम दैट साउंड ट्रेवल इन एयर एंड अदर गैसेस अंडर डैश कंडीशन। तो बेटा न्यूटन ने जो अज्यूम किया था वो आइसोथर्मल किया था। और जब इसको लेप्लास ने करेक्ट किया, तो लेप्लास ने कैसे करेक्ट किया था, लेप्लास करेक्शन के बाद, बेटा लेप्लास करेक्शन के बाद ये फॉर्मूला चेंज हुआ था, और फिर उसने कंडीशन अज्यूम करी थी कौन सी, एडियाबैटिक। तो ये बात तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा दिया आप लोगों को ताकि याद रहे। एमसीक्यू नंबर 8 के बाद एमसीक्यू नंबर 9, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एंड अदर एज आइसोथर्मल कंडीशन इज गिवन बाय। बेटा वेलोसिटी का फिर फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू पी अपॉन रॉ। देखो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो अभी तक दो पढ़े, v इज इक्वल टू एक पढ़ा था अंडर रूट ई अपॉन रॉ, और फिर मैंने लिख के दिखाया था अंडर रूट वाई अपॉन रॉ। देखो ई की जगह पे वाई मैंने लिख के दिखाया ना, इलास्टिसिटी की जगह पे यंग मॉड्यूलस आएगा अगर मैं किसकी बात करूंगा, सॉलिड्स की बात करूंगा। ये बात आपको याद होनी चाहिए, क्या, कि इलास्टिसिटी की जगह पे आ जाएगा यंग मॉड्यूलस अगर मैं बात किसकी करूंगा, सॉलिड्स की बात करूंगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं सॉलिड की बात ना करूं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसकी, जरा देखिएगा, मैंने आपसे बात करी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, एयर सॉलिड का मतलब ये अब एयर का मतलब सॉलिड नहीं है, बल्कि ये कौन है, गैस। तो गैस के लिए फिर यहाँ पे आपके पास प्रेशर आ जाता है, फिर आप यहाँ पे प्रेशर लिखोगे, प्रेशर का मतलब पी अपॉन रॉ, प्रेशर आप प्लेस करोगे। तो ये फिर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका तो जो मैंने आपको सिखाया, अब इसको याद रखिएगा बेटा। ये वाला जो फॉर्मूला है ये गैस के लिए हो गया, ये वाला जो फॉर्मूला हो गया ये किसके लिए हो गया, सॉलिड्स के लिए। एमसीक्यू नंबर 10, एमसीक्यू नंबर 10 में आपसे कहा एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो देखो ये बात आपको याद रखनी है, स्पीड ऑफ साउंड का टेम्परेचर से रिलेशन डायरेक्ट है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको ऊपर पढ़ा के आ चुका हूँ। ये रहा फॉर्मूला, v इज इक्वल टू डायरेक्ट v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। अब आप देखो, अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 10 के बाद एमसीक्यू नंबर 11, एज द प्रेशर ऑफ द गैस और एयर इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ साउंड डैश। अच्छा जी, स्पीड ऑफ, आपने बोला सर प्रेशर बढ़ाने से होगा क्या। अब देखो फॉर्मूला है क्या हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास v इज इक्वल टू गामा पी अपॉन रॉ, ये मेरे पास फॉर्मूला है। आप बोलेंगे सर स्पीड ऑफ साउंड का तो प्रेशर से रिलेशन जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, यही आ रहा है ना, आपको यही नजर आ रहा है। स्पीड ऑफ साउंड का प्रेशर से जो रिलेशन नजर आ रहा है वो डायरेक्ट रिलेशन नजर आ रहा है, ये देखिए। अब अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ना चाहिए, यानी अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज किया तो जो स्पीड ऑफ साउंड है ये स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता जरा सुनिएगा। आप देखो, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, किसी भी चीज में अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो अल्टीमेटली उसका जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम, क्योंकि आपने जो रिलेशन पढ़ा है यही पढ़ा है ना, बॉयज ऑफ प्रेशर वॉल्यूम का आपस में जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है। अगर आप बढ़ाओगे प्रेशर तो कम होगा वॉल्यूम। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर कम होगा वॉल्यूम तो बढ़ेगी कौन, डेंसिटी। इस बात को जरा समझिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये जो आपको मैं समझा रहा हूँ, कि आपने बढ़ाया प्रेशर तो कम हुआ वॉल्यूम, क्योंकि आप लोग पढ़कर आए हो वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में रिलेशन इनवर्स है। अगर कम हुआ वॉल्यूम तो बढ़ गई डेंसिटी, यानी जितना प्रेशर बढ़ेगा उतनी डेंसिटी बढ़ेगी, और दोनों चीजों के बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी बढ़ी, और डेंसिटी बढ़ने का मतलब कि आप स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं आ रहा। जैसे अब मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं, देखो गामा, प्रेशर मैंने पहले 2 था, प्रेशर को मैंने 4 कर दिया, नीचे डेंसिटी 2 थी, डेंसिटी को भी 4 कर दिया, 4 से 4 कैंसिल, कोई फर्क ही नहीं आया, क्योंकि जितना मैंने प्रेशर बढ़ाया उतनी डेंसिटी भी बढ़ गई। तो इसका मतलब ये हुआ प्रेशर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड नहीं बढ़ती, यानी स्पीड ऑफ साउंड क्या रहती है, सेम रहती है, रिमेन सेम। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 11 के बाद एमसीक्यू नंबर 12, द वैल्यू फॉर गामा, द वैल्यू ऑफ गामा फॉर एयर। तो एयर के लिए आपने गामा की वैल्यू पढ़ी हुई है 1.42, जो आप लोगों ने न्यूमेरिकल में इस्तेमाल भी की। एमसीक्यू नंबर 13, द स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डैश। तो अभी अभी पढ़ा है कि भाई स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड नहीं करती, वो कौन है, प्रेशर है, यानी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। एमसीक्यू नंबर 13 के बाद एमसीक्यू नंबर 14, द एनर्जी इमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया बाय द साउंड इज कॉल्ड डैश। तो ये बात तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ कर आए हो बेटा। मैं अगर आपको बताऊं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला पढ़ा है ना, कि द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी इमिटेड परपेंडिकुलर टू द वाइब्रेटरी बॉडी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम, यानी एरिया मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा, तो ये चीज कहलाती है मेरे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अच्छा जी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बाद आगे जो लिखा हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन इज डैश। मतलब इंटेंसिटी लेवल, मतलब इंटेंसिटी लेवल नहीं, इंटेंसिटी की बात कर रहा है कि इंटेंसिटी ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन की कितनी होगी। तो ये वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी, कि आमतौर पे जो ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन की जो इंटेंसिटी होती है वो 10⁻⁻⁶ होती है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो याद करनी पड़ेगी। एमसीक्यू नंबर 15 के बाद एमसीक्यू नंबर 16, लाउडनेस डिपेंड अपॉन। लाउडनेस किस चीज पे डिपेंड करती है, तो बेटा लाउडनेस डिपेंड करती है दो चीजों पे, इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करती है और एयर पे भी डिपेंड करती है, यानी आपके कानों पे भी। तो करेक्ट जवाब इसका होना चाहिए बोथ ए एंड बी। एमसीक्यू नंबर 17, एमसीक्यू नंबर 17 में कहा अकॉर्डिंग टू वेबर फैक्टर लॉ द लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये आपने लॉ पढ़ा है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। ये आपने लॉ पढ़ा हुआ। फिर आपने पढ़ा होगा प्रोपोर्शन हटा के कांस्टेंट लगाया था, के लॉग आई। अब इसमें तो करेक्ट जवाब देख लीजिए कौन सा नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी मुझे करेक्ट नजर आ रहा है, यानी लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। एमसीक्यू नंबर 17 के बाद एमसीक्यू नंबर 18, 18 में आपसे कहा द डिफरेंस इज लाउडनेस इज नोन एज डैश। तो बेटा ये आपने पढ़ा है ना, लाउडनेस इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, पी इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट। मैं लिख के दिखा देता हूँ, एल आपके पास कहलाती है लाउडनेस, एल नॉट कहलाती है मेरे पास लाउडनेस ऑफ फेंटिस ऑडिबल साउंड,
लाउडनेस ऑफ फेंटिस ऑडिबल साउंड। और ये जो पी नजर आ रहा है बेटा, ये पी कहलाता है मेरे पास इंटेंसिटी लेवल। अब आपने अगर ये थ्योरी पढ़ी हुई है तो आप लोगों को फिर बात याद आ जाएगी। और मैट्रिक क्लास में क्योंकि आपने सारे टॉपिक पढ़े हुए, तो वही बातें मैं रिवाइज यहाँ पे करवा रहा हूँ कि भाई दो लाउडनेस को अगर आप माइनस करो, एक लाउडनेस और एक लाउडनेस ऑफ फेंटिस ऑडिबल साउंड। बेटा फेंटिस ऑडिबल साउंड का मतलब होता है सबसे बारीक आवाज जो आप सुन सकते हो उसकी लाउडनेस। इन दोनों को माइनस करो तो वो इंटेंसिटी लेवल कहलाता है। अब इंटेंसिटी लेवल इज गिवन बाय, इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला बना के दिखाना है। देखो पी का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, पी इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट। मैंने ऊपर आपको लाउडनेस का फॉर्मूला लिख के दिखाया, जरा लाउडनेस का फॉर्मूला देखेंगे आप क्या लिखा हुआ है। लाउडनेस का फॉर्मूला लिखा हुआ है एल इज इक्वल टू के लॉग आई, ये मेरे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है। लाउडनेस का फॉर्मूला एल इज इक्वल टू के लॉग आई। मैं नीचे आया, नीचे आके मैंने क्या काम किया, मैंने के एल की जगह पे लिखा के लॉग आई, बराबर में लिखा हुआ एल की जगह तो आ गया, ये लिखा हुआ है एल नॉट, तो एल नॉट का फॉर्मूला बन जाएगा के लॉग आई नॉट। दोनों से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन आ रहा है के, तो आपने के को कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया मेरे पास लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट। दो चीजें बच गई, एक बच गया मेरे पास लॉग आई, एक मेरे पास बच गया लॉग आई नॉट। अब कभी भी दो लॉग को अगर आप माइनस करो, दो लॉग को अगर आप माइनस करोगे बेटा, तो वो कहलाएगा मेरे पास, दो लॉग को माइनस करते तो वो लॉग डिवाइड में लिखे जाते हैं, आई अपॉन आई नॉट, ये मैट्रिक क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। तो इंटेंसिटी लेवल का ये फॉर्मूला होता है, पी इज इक्वल टू के लॉग आई अपॉन आई नॉट। अगर आपको ये फॉर्मूला याद ना रहे तो याद करना पड़ेगा। अब करेक्ट जवाब देख लीजिए क्या होना चाहिए इसमें, तो आप बोलेंगे सर करेक्ट जवाब जो हमें नजर आ रहा है के लॉग आई अपॉन आई नॉट। अच्छा मिस्टेक नजर आ रही है, ये वन लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये असल में आई है, आई अपॉन आई नॉट। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी के लॉग आई अपॉन आई नॉट, ये इसका जवाब हो गया। एमसीक्यू नंबर 20 में आपसे कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ फेंटिस ऑडिबल साउंड। फेंटिस ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी कितनी होगी। अब फेंटिस ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी, फेंटिस का मतलब सबसे बारीक आवाज, सबसे कम आवाज। तो सबसे कम आवाज की जो बेटा लाउडेस्ट कुछ इंटेंसिटी लेवल उसका हमेशा जीरो होगा। अब कैसे, देखो डेंसिटी लेवल का फॉर्मूला क्या है, एल इज इक्वल पी इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट, ये लिखा हुआ है। अब आप बोल रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ फेंटिस ऑडिबल साउंड, यानी फेंटिस का मतलब सबसे बारीक आवाज, बेटा उसकी जो लाउडनेस की वैल्यू है वो एल नॉट से कहलाती है। बात को समझिएगा जरा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैंने क्या कहा आपको, भाई ये जो एल नजर आ रहा है ना लाउडनेस, इस लाउडनेस की जगह आप क्या रखोगे, फेंटिस ऑडिबल साउंड। और फेंटिस ऑडिबल साउंड की लाउडनेस को आप किससे लिख रहे हो, ये ऊपर लिखवाया है ना मैंने आपको, कि फेंटिस ऑडिबल साउंड की लाउडनेस को आप लिख रहे हो किससे, एल नॉट से लिख रहे हो। तो अब जहां पे एल नजर आ रहा है वहां पे आप एल नॉट रख दोगे। देखो एल नॉट में से एल नॉट को माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। यानी आपका जो इंटेंसिटी लेवल है वो इंटेंसिटी लेवल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये बात ना याद रहे इसके कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हो कि इंटेंसिटी लेवल ऑफ फेंटिस ऑडिबल साउंड जो है वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। एमसीक्यू नंबर 21, एमसीक्यू नंबर 21 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू में कह रहा है एन एवरेज ह्यूमन एयर कैन नॉट हेयर साउंड फ्रिक्वेंसी हायर देन। देखो ह्यूमन एयर की जो रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। आपका ह्यूमन ईयर इससे ज्यादा भी नहीं सुन सकता और आपका ह्यूमन ईयर इससे कम भी नहीं सुन सकता। यानी आपको रेंज बता दी गई कि हमारे पास जो रेंज है ह्यूमन ईयर की वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। अब आप देख लीजिए कि किससे ज्यादा नहीं सुन सकता, तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं सुन सकता। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 22 में आपसे क्या कहा, फ्रिक्वेंसी इज ग्रेटर यानी हाई, द पिच इज डैश। ये बात याद रखिएगा, पिच का डायरेक्ट रिलेशन है मेरे पास फ्रिक्वेंसी से, पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी। आपके पास जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा पिच होगी, यानी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी कम होगी तो पिच कम होगी। अब आप देखिए उसने कहा फ्रिक्वेंसी इज ग्रेटर, फ्रिक्वेंसी इज हाई, फ्रिक्वेंसी ज्यादा है तो पिच भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाई। अच्छा जिसकी पिच ज्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा, मैं लिख के दिखा देता हूँ उसको, पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रिक्वेंसी, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा उसकी पिच ज्यादा, और इस तरह का साउंड कहलाता है मेरे पास श्रिल, यानी बारीक आवाज। और सेकंड केस में लिख के दिखा दूं, जिसकी फ्रिक्वेंसी कम उसकी पिच कम, और ये साउंड कहलाता है मेरे पास ग्रेव, यानी सब साउंड को बोलते हैं यानी भारी आवाज। अब आप देख लीजिए उसने क्या कहा, उसने कहा हाई फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, फ्रिक्वेंसी ज्यादा तो पिच ज्यादा, और इस तरह का जो साउंड है वो श्रिल कहलाएगा। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 23 के बाद
एमसीक्यू नंबर मौजूद है 24 और 25। 24 में क्या है, साउंड ऑफ लो फ्रिक्वेंसी, तो अभी भी बताया फ्रिक्वेंसी लो, ये ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको। अगर फ्रिक्वेंसी कम है, ये रही फ्रिक्वेंसी कम, तो पिच कम, तो साउंड कहलाएगा ग्रेव, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये रहा एमसीक्यू नंबर 25। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद डैश। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड आप लोग फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़कर आए हो, वेलोसिटी ऑफ साउंड का टेम्परेचर से रिलेशन डायरेक्ट है। अगर आप बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो आपकी क्या बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये 25 एमसीक्यू से स्पीड ऑफ साउंड का फर्स्ट पार्ट था जो मैंने आपको समझाया। लेक्चर लेंदी ना हो इसलिए आपको दो पार्ट में लेक्चर को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने रिकॉर्ड किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे सब रिकॉर्ड करेंगे और एमसीक्यू नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। तमाम लोग तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।